हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने लेंगे, उनसे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति और आगे की नई सीरीज के लिए क्या होगा डायरेक्शन। बात करेंगे हम वायदा कारोबार की रणनीति के लिए मोतीलाल ओसवाल के दीपेश मेहता से, और साथ ही लेंगे तकनीकी राय आरके ग्लोबल के राकेश बंसल से, और फंडामेंटल राय देने के लिए मार्केट एक्सपर्ट सुनील दमानिया भी है हमारे साथ स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है जेंटलमैन। शुरुआत चलिए नई सीरीज है तो दीपेश आपके साथ की जाए। क्या अप्रैल की सीरीज मार्च से बेहतर होगी, ऐसा कह सकते हैं, या फिर आंकड़ों के दम पर अभी भी डाउनसाइड रिस्क बाकी है? कैसे देख रहे हैं आप इस सीरीज को? क्या लेवल्स निफ्टी पर आपके लिहाज से अहम है इस सीरीज के लिए, और कैसे ट्रेड करना चाहिए? सी मोतीलाल जी, अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ये अप्रैल सीरीज में जो भी मार्च सीरीज में इतना बड़ा फॉल आया है उसको इतना कंटिन्यू नहीं रहेगा। वेरेज एक न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस रह सकता है, वेरेज एक सेल ऑन राइज मार्केट मान के चल सकते हैं अपन ये अप्रैल सीरीज के लिए। बट जो डाउनसाइड दिख रहा है वो समवेयर अराउंड 80 to 100 के नियर कैप होते हुए नजर आएगा। अगर ये अप्रैल सीरीज की बात करूं तो मैं ऊपर में 8600 एक अच्छा लेवल है जहां एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं फ्यूचर्स में, बिकॉज एक फ्यूचर्स जो ऑलरेडी है वो अराउंड 1.4% एक प्रीमियम पे चल रहा है। तो एक 8600 100-125 पॉइंट यहाँ से एक हायर मिले तो एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में 100-125 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मान के अगर नीचे 200-300 पॉइंट की एक मंदी कर सकते हैं अप्रैल सीरीज में। बट एक ओवरऑल आउटलुक की बात करूं अप्रैल सीरीज के लिए तो एक 80 to 100 बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है ये सीरीज के लिए, और ऊपर में 8600 एक स्टिफ रेजिस्टेंस माना जा सकता है अप्रैल सीरीज के लिए। इफेक्टिवली दीपेश आप ये कह रहे हैं कि 8450 के आसपास शॉर्ट बनाया जाए, 8550 के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर 80 to 100 का लेवल इस सीरीज में देखने को मिल सकता है, राइट? नहीं अनिल जी, मैं बोल रहा हूँ कि एक 100-125 पॉइंट का एक राइज के लिए वेट करें एक शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए, और एक 8550 8600 के नियर एक शॉर्ट इनिशिएट करें तो बेहतर होगा। बिकॉज एक ओवरऑल आउटलुक अगर आप देखें तो एक काफी एक अनवाइंडिंग दिखा है। तो अगर लॉन्ग्स आएंगे तो एक थोड़े 100-125 पॉइंट मार्केट इजीली ऊपर खींच सकता है यहाँ से। तो एक वहाँ एक कंफर्ट लेवल दिखेगा अगर शॉर्ट करना है तो, और नीचे एक रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बहुत ही बेहतर लेवल मिलेंगे अगर 80 to 100 तक मंदी दिखती है तो। ओके राकेश, आज के लिए आपकी क्या सलाह है? हर्षिता, मैं तो पीछे भी आपके चैनल पे बोला था कि इन्वेस्टर को मार्केट से निकलना चाहिए। अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है, अब मार्केट थमेगा। मेरा ऐसा मानना है इस मार्केट में गिरावट यहां से बढ़ेगी और निफ्टी अप्रैल सीरीज में ही 8000 के लेवल्स को नीचे में तोड़ेगा। मार्केट में कहीं कोई पॉजिटिव बायस नहीं है। अगर हम देखें तो टेलीकॉम में आईडिया एंड भारती में एक पॉजिटिव बायस है। बैंकिंग के अंदर, प्राइवेट बैंकिंग के अंदर लक्ष्मी विलास बैंक और पीएसयू में सेंट्रल बैंक का एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अदरवाइज मार्केट क्लियरली एक सेल ऑन रैली वाला मार्केट है, और मुझे नहीं लगता है कहीं कोई डिफेंसिव आईटी भी राकेश लगता है डिक्लाइन में पार्टिसिपेट करेंगे। राकेश ये बताइए, कल आपने मैच पूरा देखा था शुरू से लेकर एंड तक? नहीं अनिल जी, मैं मार्केट में लगा हुआ था, बीच में थोड़ा मैच देख रहा था, इसलिए आपका मूड ज्यादा खराब है ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिन्होंने मैच देखा वो फिर भी 20-30 ओवर बाद संभल गए थे कि चलिए जो होना है हो गया, लेकिन मार्केट में एक्शन उसके बाद भी चल रहा था। नहीं अनिल जी, मैच से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें तो मार्केट में एक इतनी बड़ी बुल रैली मैंने आज तक मार्केट में नहीं देखी है, और जिस तरीके की रैली आई है, मेरा ऐसा मानना है इस बुल रैली की सबसे बड़ी करेक्शन हम मार्केट में आते हुए देखेंगे। और अभी भी मेरा ऐसा मानना है अनिल जी, देर नहीं हुई है, कोई अच्छे मुनाफे पे बैठा है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। यहां से कोई बहुत बड़ी पुल बैक रैली मुझे मार्केट में नहीं लगती है। और इन स्तरों पे भी अनिल जी देखें तो स्टॉक स्पेसिफिकली बहुत बड़े चार्ट्स के ऊपर ब्रेकडाउन हुए हैं, और मेरा ऐसा मानना है अगर पैसा कहीं बनेगा तो वो सेल साइड पे ही बनेगा, और इन स्तरों पे भी मार्केट में शॉर्ट जाना चाहिए। ओके, तो राकेश का लगता है लेकिन दिक्कत की बात ये है कि लोग मुनाफे में बैठे नहीं, और मुनाफे में जो बैठे होते हैं उन्हें एडवाइस की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें पता है एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, और वही लेते हैं जो शायद लॉस में हो, और अच्छे खासे लॉस में ट्रेडर्स होंगे डेफिनेटली, स्पेशली कल के सत्र के बाद। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो नजर में रहेंगे जहां पर पहले लोगों ने काफी नुकसान भी झेला है, जेएसपीएल ऑफ कोर्स यहां पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कल की सुनवाई में कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे निकल कर आए हैं जो कंपनी के फेवर में जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि री ऑक्शन की प्रक्रिया सरकार को अपनानी चाहिए। कोल इंडिया को जो ब्लॉक्स सौंपे गए हैं वो गलत है। इनफैक्ट इस पर आज भी सुनवाई होने वाली है, लेकिन जो इंटरिम
इंतजाम करने की सलाह आई है, जो निर्देश आए हैं हाईकोर्ट की ओर से, वो शायद जेएसपीएल के फेवर में जाएंगे। 150 पर कल टिका था ये काउंटर। कंस्ट्रिंग हमें पता है कितनी अहमियत है इन कोल ब्लॉक्स की, और जो भी नेगेटिव्स थे उन कोल ब्लॉक्स के बोलियां खारिज होने के चलते वो स्टॉक में दिखा है। आज एक पुल बैक के लिए प्ले होगा क्या? कुछ तेजी के खिलाड़ी वापस लौटेंगे? आप क्या वो सलाह रखेंगे? अच्छा, देखना होगा कैसे हाईकोर्ट अपनी सुनवाई। सिर्फ कल के ऑब्जर्वेशंस पर आप क्या करेंगे? कल की ऑब्जर्वेशन पे मेरे ख्याल से कोई इन्वेस्टमेंट का तो माहौल बनता नहीं। उसकी दो वजह है। एक तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो जो कंप्लीट मेटल पैक है उसके ऊपर जो सेंटीमेंट है काफी अच्छा नहीं है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हो, मेरे को नहीं लगता है कि वो स्टील में या मेटल में कोई एक्सपोजर लेना चाहेंगे। डेफिनेटली सेंटीमेंट सुधर सकता है, लेकिन सेंटीमेंट जो होता है आज अच्छा होता है, कल खराब भी हो सकता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो शायद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो ऐसा कोई ज्यादा नहीं लग रहा है कि जो री रेटिंग जो मेटल सेक्टर की होनी चाहिए या जेएसपीएल की होनी चाहिए वो नहीं लग रही है। तो शायद हाईकोर्ट का सुनवाई आए तो सेंटीमेंट हो सकता है, एक दिन के लिए शायद आपको थोड़ी अच्छी तेजी दिख सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी भी इससे दूर रहना ही काफी अच्छा रहेगा। निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल स्टॉक को ना ले, नीचे आगे और मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आज थोड़ी बहुत खरीदारी शायद दिखाई देगी इस स्टॉक में। लेकिन जेएसपीएल के अलावा टेलीकॉम स्पेस भी फोकस में रहेगा। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महंगे स्पेक्ट्रम की वजह से कहा है कि कॉल दरों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा। स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़े मसलों पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि टेलीकॉम शेयरों पर अब एफआईआई ब्रोकरेज हाउसेज की क्या राय निकल कर आ रही है। बाजार में था कल बुरी खबरों का दिन। सब तरफ, चाहे वो ट्रेडिंग स्क्रीन हो या फिर टीवी स्क्रीन, कहीं से मौका नहीं मिला कि बच पाएं या फिर कुछ पॉजिटिव नजर आए। लेकिन करेक्शन काफी जबरदस्त था, शार्प फॉल था, और इंडियन टीम ने भी निराश किया। हमारे साथ बाजार के एक जाने माने एक्सपर्ट भी हैं और जबरदस्त क्रिकेट फैन भी हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शंकर शर्मा की, फर्स्ट ग्लोबल के। हमारे साथ है शंकर सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। धन्यवाद। कैसा था कल का दिन आपका? बहुत बुरा बीता था। अब वापस याद न दिलाएं मतलब कि मैंने कहा था लोगों को कि मैं 1000 पॉइंट नीचे देखने को तैयार हूं मार्केट को, लेकिन हमें ये कब जीतना चाहिए वापस। मैं इतनी आहुति चढ़ाने को तैयार हूं, इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हूं पैसों का, लेकिन दोनों का ही काम हो गया कि मतलब बलिदान भी हो गया और मैच भी ना जीत पाए। तो साहब याद ना दिलाएं आप। बिल्कुल, चलिए मैं क्रिकेट की तो याद ना दिलाऊं, वो तो मैं कर सकता हूँ कि और सवाल ना पूछूं, हालांकि आप और हम उतने ही डिसअपॉइंटेड है। लेकिन बाजार में क्या है, बाजार में भी मतलब क्रिकेट में जो कुछ खराब होना था हो चुका, बाजार में भी ऐसा ही है या अभी कुछ और खराब होना बाकी है? मेरे हिसाब से थोड़ा 5-7% अगर आप इंडेक्स के तौर पे देखें तो डाउन साइड बाकी है। उसमें कोई पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। पैनिक तो हो ही गया सर। ये बाजार है, ये दस्तूर है बाजार का कि जब होता है तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब वो होके खत्म हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। ऐसे बहुत पैनिक्स आए हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में। झेल जाइए तो बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा कोई इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब होगा तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये होके एक दिन खत्म हो जाएगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। मुझे लगता है कि 1 आध महीने के अंदर ये मोरलेस हो जाएगा। लेकिन इतनी 700 पॉइंट की कमजोरी कल, मतलब जब बाजार शुरू हुआ था तब कहीं कोई ऐसा अंदाजा नहीं था कि ऐसा शार्प फॉल होगा। कोई ऐसा बड़ा रीजन, ट्रिगर आप देखते हैं जिस वजह से कल हम इतना तेजी से गिरे? देखिए, जब होता है तो लगता है कि कोई ट्रिगर होना चाहिए था, लेकिन हर दिन कोई ट्रिगर नहीं होता बाजार के हर मूव का। लेकिन मेरा ये मानना है कि एफआईआई के ऊपर जो टैक्स का एक ये जो मसला खड़ा हो गया है, वो एक काफी बड़ा सेंटिमेंट डैम्पनर हो गया, क्योंकि एक प्रॉमिस थी सरकार के कि एफआईआई के प्रति और जनरल बिजनेस व्यवसाय के प्रति एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। बट ये जो टैक्स के मसले आने लगे, केन एनर्जी के ऊपर लग गया 20 करोड़ का टैक्स, ये कोल के ऑक्शंस में भी जिन्होंने बिड किया कई माइंस कैंसिल हो गए, और अभी एफआईआई के ऊपर टैक्स। तो इससे लगता है कि देयर इज स्टिल सम डिग्री ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन डिसीजन मेकिंग, जो कि मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान की नीतियों के प्रति अगर फॉरेनर्स के दिमाग में कोई शक है, वो यही है कि अगर पॉलिसी अच्छी हो बुरी हो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये फिर आर्बिट्रेरी नहीं होने चाहिए। आप पहले ही साहब कह दो कि ये है और इसी पर फिर आप बने रहो। आप ये हर बार चेंज करते हो या इंटरप्रिटेशन चेंज होती है। अब टैक्स के लोग कह रहे हैं कि जी बजट में कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ मैट के ऊपर, इसीलिए हमने ये लगा दिया है।
ये चीजें एक हमारे हिसाब से वित्त मंत्री को सीरियसली लेके इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन सर फिर एफआईएस बेचने चाहिए, वो तो दिख नहीं रहा। थोड़ा बहुत तो एफएनओ में बेच रहे हैं वायदा कारोबार में, लेकिन कैश मार्केट में तो अब भी वो पैसा लगा रहे हैं। हमारे लोग कुछ ज्यादा स्मार्ट हैं, जो डोमेस्टिक के लोग हैं, उन्होंने इस चीज को रीड किया है कि इससे नेगेटिव होगा और शायद उन्होंने 2 कदम पहले बाजार के ये मूव कर दिया है। बट मेरा मानना है इसके चलते कोई सेलिंग नहीं होगी लार्ज स्केल एफआईआईज की, लेकिन एक मूड खराब हो जाता है, सब माहौल खराब हो जाता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल सेलिंग। ये प्रेशर सेलिंग का है या फिर यूं कहें कि खरीदारी का अभाव है, लोग लेना नहीं चाहते इस वक्त? देखिए जैसे मर्जी देख लीजिए, अर्निंग्स की जो पिक्चर उभर के आ रही है कंपनियों से बात करने से, आप भी बहुत कंपनियों से बात करते हैं, हम भी करते हैं, वो है कि मार्च क्वार्टर में भी कोई रिवाइवल का हमें संकेत नहीं मिल रहा है और कई कंपनियां कह रही हैं कि आगे भी 1-2 क्वार्टर्स तक नहीं रहेगा। तो किसी एक दिन जाके लोगों को ये सारी चीजें उमड़ के आती हैं और उस दिन ये जो होता है जो बाजार में हुआ। मेरा मानना है कि अर्निंग्स की पिक्चर एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है और उसके चलते ये क्वार्टर, अगला 1-8 क्वार्टर अर्निंग्स पिक्चर बहुत ही पुअर रहेगा और मार्केट हाइस पे है, लोगों के ऊपर पैसा बना हुआ है, तो लोगों ने कहा यार अगर इस तरह की चीज है तो एक बार पैसे ले लो टेबल से। अभी तो ये जो कल इतनी तेज गिरावट हुई है, हम इतनी बुरी तरह से हारे हैं, इसका बर्डन जब थोड़ा सर से हटेगा, अगला लंबा वीकेंड है, छुट्टियां हैं 4 दिन बाजार में कंटिन्यूस, क्या उम्मीद करें कि उसके बाद लोगों में फिर से थोड़ा बहुत जोश या सेंसिबिलिटी लौटती हुई दिखेगी? अप्रैल के 2nd हफ्ते से बाजार का मूड स्टेबल होगा, भले ही पॉजिटिव ना हो। मेरा मानना है कि ये ऐसे दिन रोज नहीं आते और भगवान की दया से आने भी ना ही आए, तो ये कुछ दिन डस्ट सेटल करने में जाएगा, लेकिन ये सेटल हो जाएगा साहब, बहुत बार हुआ है, आगे भी जाके होगा। और अच्छा, आप एक बात लगातार कह रहे थे कि रेट कट तो होंगे और वो बाजार की तेजी को ड्राइव भी करेंगे, तो फिर 7 अप्रैल को भी एक और पॉजिटिव सरप्राइज? मैं नहीं मानता हूं, नहीं, अभी कुछ दिनों तक होल्ड पे रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको फंडामेंटली देखूं तो आरबीआई काफी बिहाइंड द कर्व चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं जाके एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि 50-50 बेसिस पॉइंट्स के इनको 2 कट करने पड़ेंगे। अब ये अप्रैल में शायद ना हो, लेकिन इस साल में उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि ग्रोथ की सिचुएशन बहुत खराब है और इन्फ्लेशन कहां था और कहां पहुंच गया। अगर WPI देखे तो -2% पे आ गया और आपके पॉलिसी रेट्स हार्डली 50 बेसिस पॉइंट से घटे हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो उनको अग्रेसिव होना पड़ेगा। बट आई थिंक दे विल बी ऑन पॉज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक मुझे ऐसा लगता है। तो ये साल के अंत में जाके हो सकता है कि अगेन 2 सरप्राइजेस हमें मिले हैं 50-50 बेसिस। फिर भी आप उम्मीद करें कि इस साल में 1% और कटना है? मेरे को लगता है मैं ये मानता करना पड़ेगा उनको, लेकिन कम से कम 50 या 75 कहीं नहीं गया। अब ये थोड़ी सी नींद उड़ाने वाली चीजें हो रही है, सऊदी अरेबिया, यमन, ये नए आ रहे हैं, फिर से क्रूड ऊपर जा रहा है, इतना बड़ा खतरा है? नहीं, कोई खतरा नहीं। मैं क्रूड को मानता हूं, क्रूड में एक सेक्युलर डाउनटर्न आ गया है, जो भी मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, वो $2-5 की चीजें हैं, ये $20 भी जा सकता है नीचे। जी, $20? जी, क्यों सर, था ही 10-15 साल पहले, ऐसी कोई बात नहीं है। 1998 में $10 का था क्रूड, और अगर $20 क्रूड हुआ, क्रूड की गिरावट से जो पिछली बार ग्लोबल मार्केट्स डरे थे कि ग्रोथ का क्या होगा, उसका इस बार क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, क्रूड के गिरने से और कोई डरे या नहीं डरे, हमारे लिए तो अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो दुनिया की इतनी चिंता क्यों करें साहब, हम अपनी चिंता करते हैं, दुनिया भी हमारी चिंता नहीं करती, तो हम दुनिया क्यों चिंता करें? हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा चलिए, अब ये सीरीज जो मार्च की बड़ी एक्शन भरी थी, नए हाइज भी बनाए, नए लोज भी बनाए, अब अगर अप्रैल की सीरीज से थोड़ी बहुत रिलीफ आती है, रिकवरी आती है, तो फिर आप क्या कहेंगे, ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या सेल ऑन राइज का बाजार है? नहीं, अभी भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में। मैं तो कई शेयर देखता हूं जो कि अगर यहां से 20% नीचे हों, कई हुए भी हैं, तो काफी अच्छे बाइज बन जाएंगे। तो मैं तो लोगों को कहूंगा कि उस सेक्टर पे आप, उस क्षेत्र पे आप अगर फोकस करें, थोड़ी मेहनत की चीज है, लेकिन करें तो काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको 1-2 साल में। और जहां सबसे ज्यादा करेक्शन हो रहा है, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स कई गिरे हैं, क्या, या बैंक निफ्टी जिस तरह से करेक्ट हुई है, क्या आपको लगता है कि बाउंस बैक यही मिलेगा या फिर निवेश के मौके इन पिटे हुए शेयरों में ढूंढने चाहिए बजाय कि हम महंगे IT, फार्मा, FMCG देखें? मैं बैंक्स पे उतना बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उनकी ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ से बहुत विपरीत नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली बैंकिंग ग्रोथ हैज टू मिरर इकोनॉमिक ग्रोथ, और अगर नॉमिनल GDP ग्रोथ आ गया है, अगर
कुल मिला के 8-9% पे, तो इनकी अर्निंग्स ग्रोथ 15% और 20% पे नहीं चल सकती, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इन्हें डीरेट होना पड़ेगा ग्रेजुअली। तो मैं उतना बुलिश नहीं हूं, बट मैं आईटी फार्मा पर अभी बुलिश हूं। लार्ज कैप से अगर हिसाब से देखें आप, और स्मॉल कैप मिड कैप से मैं बहुत बुलिश हूं। लेकिन पैसा तो अगर बनाना तो अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ही जाना पड़ेगा, कम से कम मेरा ये नजरिया, और मैं वहां पर उसको अमल कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि करेक्शन तो बहुत ज्यादा नहीं, शायद हम निफ्टी पर यहाँ पर 8,000 से ज्यादा के नीचे बहुत ज्यादा मुझे नीचे डाउन साइड नहीं लगता, लेकिन अपसाइड कितनी है? जैसा मैं कह रहा हूं कि मेरा ये मानना है 4% इंटरेस्ट रेट्स होंगे हमारे। 4% इंटरेस्ट रेट होंगे तो बाजार 50% ऊपर जाएगा। यानी कि इस साल आराम से हमें निफ्टी 5 डिजिट में देखने को मिले तो आश्चर्य उसके इर्द गिर्द तो होना चाहिए। तो यानी कि साल की शुरुआत दमदार हुई, यानी कि ओपनर्स ठीक थे जी, मिडिल ऑर्डर में दिक्कत है जी, और फिर से मतलब पिंच हिटर्स अपना काम करके जाएंगे, यानी कि साल के अंत में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सब इंडिया की तरह बैटिंग ना करे तो आई थिंक विल बी ओके। बिल्कुल, उम्मीद करेगी कल जैसे दिन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। जी जी शंकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन से आवाज के लिए आज वक्त निकालकर पूरी अपनी बात करने के लिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। कल का सत्र बेहद खराब, आप कह सकते हैं कि बेयर्स ने बाजार को घुटनों पर लाया है, लेकिन आज के लिए संकेत क्या है और खासतौर से नई सीरीज की शुरुआत कैसी रहेगी उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। अनिल, एसजीएक्स निफ्टी जहां पर थोड़ी सी खुशी जरूर हो रही थी कि 8460 के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड, वहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। घुटनों पर नहीं लगता है, पूरे बुल्स जो है साष्टांग दंडवत करते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरह से जमीन पे लेट चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं, स्ट्रेचर पर आ गए आईसीयू में। लेकिन शायद ये कल तक का ही हो, जिस तरह से थोड़ी रिकवरी आती दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे यहाँ भी आई। लेकिन अल्टीमेटली रिकवरी का की तो बैंक निफ्टी ही है, और सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पर है। बैंक निफ्टी में रिकवरी के संकेत कहीं कोई नजर आ नहीं रहे। अब हर्षद, जो फैक्टर्स हम बात कर रहे थे, अल्टीमेटली मार्च का महीना जो फैक्टर है वो अभी भी बाजार के लिए है, और लंबी छुट्टियां सामने हैं, तो जो एक्शन बाजार में लौटेगा वो तो सेकंड वीक से ही लौटेगा। अगर वो भी तब जब पॉजिटिव साइड पर ज्यादा हो, जब 7 अप्रैल की पॉलिसी में अगर आज भी फिर से एक सरप्राइज है जिसकी संभावना अब फिर से नहीं के बराबर है। अब आइए फिर ऐसे में अप्रैल की सीरीज की शुरुआत में क्या हो सकता है। लेवल्स पर नजर रखिए, लेवल्स नीचे की तरफ है 8200, 8300, जिस तरह की पोजीशन ये बनी है, ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। अब आपको 8200 तोड़ने के लिए बड़े नेगेटिव ट्रिगर्स की जरूरत है, वो चाहे आपको ग्लोबल मार्केट से आए चाहे लोकल से। लोकल के बहुत ज्यादा है नहीं, एक्सेप्ट वायदा कारोबार की बिकवाली के आंकड़े, जो कि शायद कल सीरीज की वजह से ज्यादा एग्रेसिव थे। अब आपको उसमें एग्रेसिव आंकड़े न दिखे, निफ्टी फ्यूचर्स में 400-500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली आपको नजर न आए पर डे, वो हो सकता है। तो ऐसे में आपकी डाउन साइड रिस्क वहां पर लिमिट हो जाती है। 8200 से 8300 की रेंज में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सपोर्ट निफ्टी पर होगा। तो अब भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करना चाहें तो बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा है, निफ्टी में कमजोरी कम है, और ये रुझान अब भी रहेगा। ऐसे में अगर शॉर्ट करना ही हो तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करना ज्यादा ठीक है। अब आइए अपसाइड कितनी बन सकती है। 8500 के नीचे हम पिछले 3-4 सेशन से क्लोजिंग नहीं दे रहे थे। 8500 से 8600 वो रेंज थी जहां पर बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, निफ्टी का फॉल थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ दिख रहा था। तो अब होगा ये, अब यही रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो 8500, 8600 के पार जाना मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि हम 8350 के आसपास वहां से काफी दूर है, तो इससे पहले जो रेजिस्टेंस एक बाजार के लिए बनता है वो होगा यहां से 100 पॉइंट ऊपर 8450। तो अगर आप एक पुल बैक देखें भी, जो कि संभव है, आ सकता है हफ्ते के आखिरी दिन, वो पुल बैक आपको 8450 तक ले जा सकता है। उसके ऊपर निकले टिके तो फिर 8500, 8600 पर जिस तरह से कॉल्स में पोजीशन बनी हुई है वो बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ऐसा लग रहा है कुछ और वक्त बाजार को इस ट्रेडिंग रेंज में बिताना होगा। जो एकदम शॉर्ट ट्रेडिंग रेंज लेना चाहें तो 8300 से 8450 की होगी, और हफ्ते भर का व्यू लेकर लेना चाहें तो 8200 से लेकर 8500, 8600 की रेंज में होगी, जिसके बीच में बाजार वक्त बिताएगा। लेकिन ऐसे में इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली मौके है। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि अप्रैल की सीरीज मार्च की सीरीज से बेहतर होगी, और शायद हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग सीरीज टू सीरीज देखते हुए नजर आए। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट सीजन होगा, जिससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है नहीं। तो सेकंड हाफ फिर से अप्रैल की सीरीज का भी ज्यादा एक्शन बढ़ा, ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन फर्स्ट हाफ थोड़ा सा शायद स्टेबल रहे। तो पुल बैक के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ही खरीदारी करें और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही बिकवाली करें। इस रणनीति के साथ बाजार में उतरें।
चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लेकिन किन स्टॉक्स में फिर मौका दिखेगा तेजी या मंदी का, जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। हमारी रिसर्च टीम के वरुण दुबे और सोनम मेहता हमारे साथ है। बताइए किन शेयरों पर आज नजर रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले 4 काउंटर्स पर खास नजर होनी चाहिए, डीएलएफ, जीएसपीएल, आइडिया सेल्यूलर और येस बैंक। निफ्टी इंडेक्स में आज से बदलाव हो रहे हैं, जहां पे डीएलएफ और जीएसपीएल को बाहर किया जा रहा है निफ्टी इंडेक्स से, आइडिया सेल्यूलर और येस बैंक को शामिल किया जा रहा है निफ्टी इंडेक्स में। साथ ही सीएनएक्स मिड कैप में औरबिंदो फार्मा, भारती इन्फ्राटेल, भूषण स्टील, एचडीआईएल, टीवी18 को बाहर किया जा रहा है और उनकी जगह ले रहे हैं डीएचएफएल, डीएलएफ, जीएसपीएल, मेरिको और वोकहार्ट। और निफ्टी जूनियर में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और यूएसएल को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जेएसपीएल और सेसा स्टरलाइट के काउंटर पर आपकी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि कोल ब्लॉक कैंसिलेशन में इन कंपनियों ने, जेएसपीएल और बाल्को ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई कल शुरू हो गई थी, वो आज भी जारी रहेगी। और दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले पे कुछ नरम पड़ता नजर आ रहा है। इनका कहना है कि जो कैंसिलेशन किए कोल ब्लॉक के, वो प्राइमा फेसी सही नहीं लग रहे इनको, और इन्होंने सरकार से कहा है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट किया जाए इन कोल ब्लॉक्स के लिए। आज इस पे सुनवाई जारी रहेगी और इसके लिए इन दोनों ही काउंटर पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। टेलीकॉम स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए, जहां पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन के सारे डिटेल्स आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पेमेंट आइडिया सेल्यूलर करती हुई दिखाई देगी। आइडिया सेल्यूलर को 30,000 करोड़ का पेमेंट करना है, भारतीय एयरटेल को 29,000 करोड़ का, रिलायंस जियो को 10,000 करोड़ का पेमेंट करना है, टाटा टेली सर्विसेज को लगभग 7,800 करोड़ का और रिलायंस कम्युनिकेशन को लगभग 4,300 करोड़ का पेमेंट करना है। जो पॉजिटिव है वो ये है कि आइडिया और भारती के जो सारे लाइसेंसेस एक्सपायर होने वाले थे, उनको इन कंपनियों ने फिर से जीत लिया है और सरकार ने कुछ हिस्सा 31 मार्च से पहले मांगा है। यहाँ पे सारी कंपनीज को पैसों का कुछ अरेंजमेंट जल्दी करना होगा। वहीं पीपीआर डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि इस कंपनी के लेंडर्स ने इस कंपनी के 12,000 करोड़ रुपए के सीडीआर प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। कैडिला हेल्थकेयर के काउंटर पर नजर, जिसने एक्वायर कर लिया है 50% का हिस्सा जाइडस पीएसवी फार्मा में। ये एक जेवी है, उनके पार्टनर है भारत सीरम, इनसे एक्वायर किया गया है 50% का हिस्सा। इस जेवी में अब कैडिला हेल्थकेयर का हिस्सा 100% का हो गया है। वही जिंदल स्टेनलेस और बाकी सारी स्टेनलेस स्टील कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन कंपनियों ने बढ़ते इंपोर्ट के अगेंस्ट सरकार को कहा था कि एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए इंपोर्ट पे, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी ने इनकी जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के लिए बेहद ही खराब खबर, जहां पे डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और उनके एसोसिएट कंपनीज पर, जहां पे कंपनी ने कलर पिक्चर ट्यूब्स के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया था, जो लगभग 160 करोड़ का है। एजेंसी ड्यूटी के साथ पेनल्टी भी वसूलेगी और कंपनी के प्रोमोटर्स पर भी पेनल्टी चार्ज करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे भी आपकी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप ने जो ऑस्ट्रेलिया में $16.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था माइन, रेल और पोर्ट प्रोजेक्ट में, उसे यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और आखिर में आधुनिक मेटेलिक्स के काउंटर पर नजर रखिएगा, जहां पे आज बोर्ड की बैठक रहने वाली है। कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने पर और अपने लोन्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने पर ये विचार किया जाएगा। वो शेयर रहेंगे आज रिडार पर। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे फर्स्ट ग्लोबल के वाइस चेयरमैन और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शंकर शर्मा, और उनसे जानेंगे निफ्टी पर उनकी क्या राय बन रही है। क्या बाजार और टूटेगा या फिर अब भी उनकी नजरें हैं 10,000 के लेवल्स पर, और साथ ही ऐसे बाजार में जहां पर लगातार झटके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कल भारी बिकवाली के बाद क्या बाजार में खरीदारी के मौके हैं या फिर धोखा ज्यादा है, सब पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद। कल का दिन बेहद खराब, शायद भूल जाने जैसा, क्रिकेट के मैदान पर भी और बाजार पर भी बेहद खराब, और शायद हम आज इससे उभरते हुए दिखे, कुछ यादें भूलने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करें कि अप्रैल की सीरीज की शुरुआत आज से जो हो रही है थोड़ी बेहतर होगी। रिकवरी के संकेत भी दिख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है। ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति लंबी छुट्टियों के सीजन में, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा, कल का दिन वाकई में भूलने लायक है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कल काफी तगड़े झटके लगते हुए दिखाई दिए हैं। 650 पॉइंट गवाए सेंसेक्स ने, निफ्टी भी लगभग 200 पॉइंट टूटा और अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली का दबाव था। अनिल, चौंकाने वाला था ये मूव दोनों ही जगह एक्चुअली। क्रिकेट में भी ये हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया से जीतना इतना आसान नहीं है, भले हम बड़े चीयरफुल होकर इंडिया टीम को सपोर्ट करें, लेकिन हमें पता था कि फाइट टफ होगी।
ऐसा लगा कहीं कहीं मैच पूरी तरह से वन साइडेड हो गया शुरुआत के 10-15-20 ओवर के बाद में। और मार्केट का जहां तक सवाल है, वहां पर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वन साइडेड बियर्स इतने हावी हो जाएंगे कि आप किसी भी अहम सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 8,450 ऐसा लग रहा था कि शायद उसके नीचे हम न जाएं। लेकिन जिस तरह से 8,450 के अहम लेवल को तोड़ा, वहां से भी थोड़े बहुत 10-20-25 पॉइंट नीचे जाए समझ में आता है। 125 पॉइंट उससे नीचे गया, हमने 8325 का लो बनाया। अब रीजंस ढूंढना चाहें, ये पोस्टमार्टम है, चाहे जो रीजंस ढूंढ लें, भले ही सऊदी अरब और यमन की दिक्कतें वो अपना ट्रिगर करती हुई दिखी, मार्च के महीने का प्रेशर, एक्सपायरी का प्रेशर, शॉर्ट कवरिंग का कहीं सहारा नहीं आता हुआ दिख रहा है, टेक्निकल लेवल्स टूटते दिख रहे हैं, तो जो लॉन्ग ट्रेडर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, ब्रोकर्स फ्रेश पोजीशन खरीदारी की नहीं बनाने दे रहे हैं, ये सारे कारण हैं और इतने कारण होने भी चाहिए जिसकी वजह से आप इतना शार्प फॉल देखें। लेकिन ओवरऑल एक बात साफ दिख रही है कि जिस तरह का कल का फॉल हुआ है, ये काफी लोगों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर जरूर कर रहा है कि भारतीय बाजारों में ये डेप्थ जो खरीदारी की है, क्या वो सिर्फ मार्च तक सीमित है या फिर वो अप्रैल में भी होगी। और अगर इसका जवाब यह है कि आपके लिए मार्च की दिक्कतें शायद अप्रैल तक आगे बढ़ती ना दिखे, तब तो ठीक, लेकिन अगर ये दिक्कतें आगे बरकरार रहती है तो फिर बाजारों के लिए संभलना और ऊपर जाना काफी मुश्किल होगा। विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक बात साफ है कि ये सारे कंट्रीब्यूशन जो इतने फैक्टर्स के आते हुए दिखे कल की तेज गिरावट में, वहीं से बड़े ट्रिगर्स मिलते हुए नजर आए। जी हाँ, और खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर से वो बिकवाली का दबाव बना, खासतौर से येमेन और सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट्स को लेकर कच्चे तेल में उबाल आया और बाकी इक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ था। स्थिति आखिर में कैसी दिखी, इसका जायजा ले लेते हैं संदीप के साथ। संदीप, फाइनली क्या स्थिति रही है अमेरिका में और एशिया की हालत क्या है? कमजोरी के इंडिकेशन है यूएस से, 4 दिन से लगातार वहां कमजोरी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। डॉलर में मजबूती और जैसे हम मेंशन कर रहे हैं, यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में जो स्थिति है, जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, वो बाजारों के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं। दिन के दौरान एक बार हरे निशान के साथ कारोबार भी हुआ यूएस के मार्केट में, क्योंकि आर्थिक आंकड़े अच्छे आए थे। चाहे आप बेरोजगारी दावा की बात करें, 5 हफ्ते के लोज पे आया। उसके साथ साथ यूएस के जो सर्विस सेक्टर के आंकड़े थे, उसमें हमने सितंबर के बाद काफी अच्छी ग्रोथ देखी, लेकिन उसको बाजार मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। वो तो एक कंसर्न है जिसका अगले हफ्ते से जो एक Q1 के नंबर्स आएंगे उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हावी हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया की ओर से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, उसके बाद कच्चे तेल में जो तेजी आई वो भी कहीं ना कहीं उसने भी बाजारों का मूड बिगाड़ा और ऊपरी स्तरों से हल्के होकर यूएस के बाजार बंद हुए। करीब 1/4% के आसपास की कमजोरी थी। यूरोपियन मार्केट्स में भी 1/4 से 1.5% के आसपास की कमजोरी थी। कच्चा तेल जो बढ़ रहा है, तेजी हो रही है, उसका इंपैक्ट तो देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ग्रीस के कंसर्न्स अभी भी बरकरार है, उनको अपने डेट को लेकर नेगोशिएशंस करने हैं और अगर 20 अप्रैल तक ये नहीं होता है तो शायद नकदी की दिक्कतें ग्रीस के सामने आ सकती है। तो वो एक बहुत बड़ी चिंता है जिसके लेकर अभी भी यूरोपियन मार्केट्स काफी यहाँ पे चिंताओं में है और इसकी वजह से कमजोर क्लोजिंग ही देखने को मिली। लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए रिलीफ की बात यह है कि एशियन मार्केट्स में बावजूद इसके कि यूएस 4 दिन से गिर रहा है, यूरोप में कमजोरी है, आज थोड़ी सी रिलीफ नजर आ रही है। निके अगर आप देखें 100 पॉइंट के आसपास से गेन से बावजूद इसके कि रिटेल बिक्री के आंकड़े, स्कोर सीपीआई के आंकड़े खराब थे और शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी और ज्यादातर मार्केट्स आपको हरे निशान के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बावजूद इसके कि यूएस यूरोप से जो लीड्स हैं वो काफी कमजोरी के देखने को मिले हैं। तो उस लिहाज से इंडियन मार्केट्स के लिए आज हमें लगता है कि कल का जो भारी सेल ऑफ था, जो 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी निफ्टी में आई, उसके बाद आज एक रिलीफ के इंडिकेशन है। कोई बहुत बिकवाली के इंडिकेशन एग्जैक्ट निफ्टी इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो यूएस यूरोप से अभी भी संकेत कमजोर है, लेकिन एशियन मार्केट्स जरूर आज थोड़ी रिलीफ की जो बात है वो इंडिकेट करते हुए नजर आ रही है इंडियन मार्केट्स के लिए। और वो हल्का सा रिलीफ एसजीएक्स निफ्टी पर भी झलक रहा है। लेकिन अनिल, ये येमेन और सऊदी अरेबिया की क्राइसिस अगर और गहराती है तो हमारे लिए सीधा इम्पैक्ट है, क्योंकि कच्चे तेल में उबाल आएगा। कितना कंसर्निंग रहेगा ये, क्योंकि अभी आप देखिए $60 के आसपास ही ब्रेंट दिखेगा। ये बात सही है कि एक कच्चे तेल का उबाल शायद करेंसी पर थोड़ा दबाव डाले और हमारे लिए दिक्कत पैदा करे, लेकिन मेरा ये समझना है कि जब तक हम 60-62 लेवल के ऊपर जाकर ब्रेंट क्रूड पर टिकते नजर न आए, तब तक बाजार बहुत ज्यादा इस पर भरोसा देंगे नहीं। दूसरी बात है कि यमन बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं। जिस तरह से संदीप भी बता रहे थे कि शायद स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसके चलते वहां से क्रूड की मूवमेंट होती है, उसके चलते थोड़ी बहुत सप्लाई डिसरप्शन हो सकती है। मैं ग्लोबल मार्केट्स में इस तरह की चिंताओं को लेकर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं सोचता हूं क्योंकि ये कुछ दिनों की या कुछ घंटों की चिंताएं हो सकती है और उसके बाद बाजार फिर से बाउंस कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर अमेरिकी बाजार कहीं न कहीं अटकते हुए नजर आए, वो चाहे किसी भी रीजन से हो, जो रीजन हमारे लिए शायद बेहतर हो, कि वहां पर ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं,
तो फिर ग्रोथ को लेकर चिंताएं, तो ब्याज दरें फिर बढ़नी नहीं चाहिए, वो एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी बाजार अगर थकते हुए नजर आ रहे हैं तो भारतीय बाजारों के लिए अब हो ये रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में आउट परफॉर्म करना, बेहतर प्रदर्शन करना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो बेहद जरूरी है कि चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन अमेरिकी बाजार गिरे नहीं, स्टेबल होते हुए दिखे। तो 4 दिनों का ट्रेंड जो अमेरिकी बाजारों का दिख रहा है, कहीं कहीं उसका कंट्रीब्यूशन भी भारतीय बाजारों की कमजोरी की तरफ है। तो हम हो सकता है शॉर्ट टर्म में क्रूड के दामों में कुछ और उछाल भी देखें, लेकिन शायद उसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अमेरिकी बाजारों का मजबूत रहना शायद भारतीय बाजारों के लिए ज्यादा जरूरी है, ताकि इक्विटी में जो इन्फ्लोज है, खासतौर से नए फाइनेंशियल ईयर में आपको एफआईएस की तरफ से खरीदारी और बढ़ती हुई नजर आए, एलोकेशंस बढ़ते हुए नजर आए। जी हाँ, और इस बीच आप देखिए खासतौर से कल के सत्र में जहां पर कल एक कोहराम मचा है बाजार में, अंग्रेजी में शब्द है कि कैपिचुलेशन, की चौतरफा बिकवाली का दबाव, टूटता हुआ बिखरता हुआ बाजार दिखाई दिया। इसमें एफआईआईस ने भी हमने देखा है बिकवाली की है कैश में 500 करोड़ की। कैश की बिकवाली तो फिर भी 500 करोड़ की उतनी ज्यादा नहीं है हर्षदा, लेकिन आप वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, 2200 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स, एक दिन पहले 1400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स। मतलब ये समझना ही मुश्किल है कि इतनी जबरदस्त बिकवाली के रीजंस क्या हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, स्टॉक फ्यूचर्स देखिए आप कल के सेशन में 1500 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स, और अगर आप देखिए 2100 करोड़, 2200 करोड़, 1500 करोड़, 500 करोड़, यानी कि 5000, 6000 करोड़ की बिकवाली अगर आप एक ही दिन में करेंगे तो फिर बाजार की डेप्थ इतनी है कि 700 पॉइंट तो गिरना पड़ेगा, और वो भी आप ये बिकवाली उस दिन करना चाहते हैं जिस दिन एक्सपायरी है, तो फिर बाजार उसे संभाल नहीं सकता। तो पूरी क्रेडिट एफआईएस को दे दीजिए कल के फॉल के लिए, खासतौर से वायदा कारोबार के उनके जो एक्शन थे। इंटरेस्टिंग बात एक और ये है जो इन आंकड़ों में दिख रही है, वो ये कि वैसे होना ये चाहिए जनरली सीरीज के अंत में, अगर आप बाजारों को कई दिनों तक कमजोर देखते हैं तो फिर शायद एक्सपायरी के दिन कुछ शॉर्ट कवरिंग, और खासतौर से शॉर्ट कवरिंग भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेवल्स पर, उसके विपरीत जो एफआईएस ने स्टैंड लिया है कल के सेशन में वायदा कारोबार में कि नहीं हम शॉर्ट कवर नहीं करेंगे, हम कुछ और शॉर्ट करेंगे, अपनी शॉर्ट पोजीशन को अप्रैल की सीरीज में रोल ओवर करेंगे, ये चिंता की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये आंकड़े बाजार की अपसाइड को लिमिट करेंगे। अगर किसी तरह का 8 दिनों के फॉल के बाद एक टेक्निकल बाउंस बैक आएगा भी, तो फिर एफआईएस के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा पुलबैक पर भरोसा मत कीजिए, और हर पुलबैक के बाद इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करना मुश्किल होगा। और ये मूड तभी बदलेगा जब एफआईएस के लिए कहीं कोई एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आता दिखे, चाहे वो फिर डोमेस्टिक मार्केट से हो या फिर ग्लोबल मार्केट से, और उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, इनफैक्ट वायदे बाजार में क्या सिचुएशन आपकी रहेगी, इस पर हम कई सारे जानकारों से बाजार पर अपनी राय जरूर लेंगे। और बाजार के बड़े दिग्गज आज सीएनबीसी आवाज पर आपको दिखेंगे। निवेश के क्या है गुरु मंत्र, यहाँ से आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, शंकर शर्मा आपको बताएंगे कुछ ही मिनटों में आगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम स्पेस पर भी, खासतौर से सरकार की किटी में लगा है बड़ा पैसा। रविशंकर प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत लेकर आएंगे सीएनबीसी आवाज पर। गिरावट में क्या खरीदारी का मौका है बताएंगे हमें पी फणिशेखर, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के 8:40 पर। पावर पैक पैनल है, एफआईएस का निवेश घटने की आशंका, इस पर बातचीत करेंगे हम आईकेन इन्वेस्टमेंट्स के अनिल सिंघवी से 8:40 पर। और पहला सौदा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनियों की क्या रणनीति है, फंड मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं बाजार के बारे में बताएंगे एचडीएफसी लाइफ के सीआईओ प्रसून गजरी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगले हफ्ते जहां पर एक छोटा हफ्ता रहने वाला है ट्रेड का, ऐसे में कितना दबाव बन रहा है आप जैसे निवेशकों पर ब्रोकरेजेस की ओर से, और ऐसी स्थिति में आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए मार्केट में? क्या आज ही वाइंड अप करे और फिर अगले हफ्ते के बाद सोचे छुट्टियों के बाद पोजीशन लेनी है या नहीं? उस पर दिलीप भट्ट हमारे साथ होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है आज। अप्रैल सीरीज में क्या मूड चुस्ती का हो, बुलिश हो, या फिर थोड़ी मायूसी छाई रहेगी, इस पर राय लेकर आएंगे आदित्य बिरला मनी के हेमंत ठुकराल के साथ। और इनफैक्ट क्योंकि वायदे बाजार की सीरीज की शुरुआत होने वाली है, अनिल बताइए सॉम्बर मूड, हल्के मूड के साथ शुरुआत हो या फिर जो हुआ उसे भूल जाए, और अगर आपने तेजी का मूड बनाए रखा है जमकर पैसा लगा दें? जब मार ज्यादा तेज लगे, जख्म गहरा हो तो भरने में वक्त लगता है, और कल का जख्म वैसे ही था 700 पॉइंट का, जो काफी लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए झटके वाली की बात थी। तो ऐसे में मूड फिर से सुधरने में मुझे लगता है कि बाजार को कुछ और वक्त लगेगा, ये बात सही है। दूसरी बात, जब तक आंकड़े आपको स्टेबल होते हुए न दिखे, भले कल के आंकड़े काफी खराब है, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि ये एक्सपायरी का भी काफी कुछ कंट्रीब्यूशन था। अब देखिए कल के सेशन में हुआ क्या है, स्टॉक फ्यूचर्स में जमकर शॉर्ट्स बने हैं, बैंक निफ्टी में जमकर शॉर्ट्स बने हैं, निफ्टी में शॉर्ट्स बने हैं, और
जनरली मार्च की सीरीज में अगर आप पिछले 3 सीरीज से रोल ओवर देखें तो रोल ओवर होते हैं कम, लेकिन इस बार आप देखिए रोल ओवर्स हुए हैं जबरदस्त। 3 महीनों का एवरेज 82%। मार्च की सीरीज में रोल ओवर कम इसलिए होते हैं क्योंकि लोग साल के अंत में अपनी पोजीशन को खत्म कर देते हैं। अब आप देखिए 82% 3 सीरीज के ओवरऑल रोल ओवर है मार्केट वाइड, 81% मार्च में हुए, 76% निफ्टी में हुए, जबकि एवरेज 74% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि शॉर्ट साइड पर रोल ओवर्स ज्यादा हुए हैं और ये एक नेगेटिव फैक्टर है मार्च की सीरीज के कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स क्योंकि पैसा भी कमाए हैं आखिरी 10 दिनों में, तो जाहिर सी बात है वो अपने रोल ओवर्स को अगली सीरीज के लिए काफी स्ट्रांगली कर रहे हैं। अब पुट और कॉल में जो एक्शन दिख रहा है, पहले तो ये देख ले हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का है। पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 8,200 पर, जहां 24 लाख शेयरों की पोजीशन बनी है। 8,300 पर भी 23 लाख शेयरों की पोजीशन बनी है। तो ये 100 पॉइंट की रेंज सीरीज के लिए एक बार की सपोर्ट का काम कर सकती है। अपसाइड कितनी बन सकती है? वैसे देखा जाए तो कॉल्स में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 26 लाख शेयरों का है 9,000 पर, लेकिन 9,000 यहां से बेहद दूर है। तो उसके पहले कहां रेजिस्टेंस बनता है? वो बनता है 8,600 पर, जहां पर लगभग 24 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में। तो इमीडिएटली आपके लिए सपोर्ट जोन हो गया 8,200, 8,300 और ऊपर की तरफ अगर पुल बैक आया और आप गए भी तो इस सीरीज के लिए 8,600 पहला बैरियर है। अब कल के सेशन में जो ऑप्शंस में पोजीशन बनी है उस पर नजर डालिए। खासतौर से कॉल्स में जबरदस्त कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। कहां पर? 8,500 के कॉल में 14 लाख शेयर जुड़े हैं, 8,600 के कॉल्स में 14 लाख शेयर जुड़े हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि कॉल जो लिखे गए बाजार के हर लेवल की अपसाइड को लिमिट करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने हर्षदा मुझे लगता है कि पिछली 10-12 सीरीज में मैंने नहीं देखी, वो है प्रीमियम निफ्टी की। प्रीमियम कल जो थी वो 115 पॉइंट की थी। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर की निफ्टी में 115 पॉइंट का फायदा तो उन्हें वैसे ही मिल गया सिर्फ शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर करने के लिए। तो और जाहिर सी बात है कि ये प्रीमियम आज 30-40 पॉइंट तो कम से कम और कम हो जाएगी, 70-80 पॉइंट की रेंज में शायद आ जाए। तो इसका मतलब ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, निफ्टी रोल ओवर करने वालों के लिए पैसा बनाना अब भी बेहद मुश्किल है बाजार में। और जो शॉर्ट रोलर्स हैं उनके लिए कुशन मिल गया प्रीमियम का भी 125 पॉइंट के आसपास का, तो उनके लिए और अपसाइड पर भी और ज्यादा हौसला उनका रहेगा कि वो शॉर्ट करें। तो वायदा कारोबार के आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन मंदी करने वाले ट्रेडर्स हावी होकर गए, पोजीशन शॉर्ट पोजीशन उन्होंने रोल ओवर किए और वो अब भी ये मानते हैं कि बाजार से यहां से कुछ और डाउनसाइड रिस्क अभी भी बरकरार है, आ सकती है। जी हाँ, कुछ डाउनसाइड रिस्क अभी भी बरकरार है, उस पर नजरें रहनी चाहिए। तो आपको सतर्क जरूर रहना है इस बाजार में अगर आप लंबी अवधि के तेजी के खिलाड़ी हैं। उसके बावजूद हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आज आपकी रणनीति खासतौर से क्या रहेगी उस पर अनिल की राय लेकर आएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कौन से शेयर आपकी नजर में होने चाहिए जहां पर ट्रेड का मौका है, जहां पर खबरों का असर दिखेगा। ये सब ब्रेक के बाद। स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई पर बहुत खुश है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महंगे स्पेक्ट्रम की वजह से कॉल दरों पर ज्यादा फर्क पड़ने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़े जो भी पैसा आएगा उससे सरकार की किटी काफी भरती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद से, सुन लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि यही प्रक्रिया, यही मंत्रालय, यही अधिकारी, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपकी उम्मीद से बेहतर आया। लेकिन एक जो समस्या लोग जता रहे हैं, आशंका कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं है, कुछ जानकारों का कहना है, इंडस्ट्री का कहना है, या कंपल्सिव बिडिंग हुई है जिसकी वजह से इतना पैसा मिला है। ये कितना सही है कहना? देखिए, पहली बात आप जान लीजिए, इसी बिल्डिंग में पहले क्या क्या होता था, कितने भ्रष्टाचार की बात सुनी जाती थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने प्रामाणिकता से काम किया है और जो रूल्स ऑफ द गेम थे वो साफ साफ लिखे हुए थे। तो भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, पूंजी निवेश होगा तो हम अच्छा करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कंपल्सिव बिडिंग का मतलब क्या समझते हैं? ये जो आज स्पेक्ट्रम मिलेगा ये 20 साल के लिए है। अब तो भारत में डिजिटल इंडिया के बाद डाटा भी आने वाला है, फोन तो फोन 97.5 करोड़ फोन है इस देश में, मोबाइल फोन। ये एक सवाल उठ रहा था कि डिजिटल इंडिया जैसी बड़ी मुहिम आप लेकर के आ रहे हैं, इसके बावजूद जो हाई बिडिंग हुई है इससे टैरिफ बढ़ेगा, डिजिटल इंडिया को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस विस्तार से बताया है कि ये 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम है, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू इनका ईयरली है और ये 1,10,000 करोड़ 20 साल में सालाना 5,300 करोड़ का भार आएगा। 97.5 करोड़ मोबाइल हैं 120-22 करोड़ के देश में।
तो अगर आप उसको ट्राई की गिनती के अनुसार एक आदमी अपने मोबाइल फोन से महीने में 350 मिनट बात करता है, तो अगर आप जोड़िए 12 महीना गुणे 350 और बाकी देखिएगा तो ये 1 पैसे से थोड़ा अधिक का भार आएगा प्रति मिनट एक कंज्यूमर पर। आपको लगता है इससे कीमतें नहीं बढ़ेंगी, टैरिफ नहीं बढ़ेंगी? मैं एक बात कहूंगा, एक प्रकार से कई बातें कही गई ना कि स्पेक्ट्रम कम है, स्पेक्ट्रम अधिक निकला, बहुत कीमत ज्यादा है, वो मैंने बताया। अब कहा जा रहा है कीमतें भागेंगी, रेट भागेंगे, वो भी गलत है। भारत का भविष्य अच्छा है, निर्णय ईमानदारी से किए जा रहे हैं। और आपके दर्शकों के लिए एक ही बात कहना है, मैं सारे ऑपरेटर्स को भी बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो काम होना है वो निश्चित होगा, कहने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। आखिरी सवाल जो आपने कहा 28,000 करोड़ रुपए देने की बात करिए, टाइमलाइन तो उनके पास 31 मार्च के बाद तक का है, 10 दिन का समय है, इस फिस्कल मिल जाएगा, इसका कितना भरोसा? मैंने अपील किया 6 दिन तो 31 मार्च तक है ना, 10 दिन तो अधिकतम सीमा है। हमारी अपील का विचार करें, मैं उम्मीद करता हूं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद टेलीकॉम सेक्टर पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय बन रही है? क्या काफी मोटा पैसा कंपनी ने चुकाया है? इसका असर क्या पड़ेगा कंपनियों की बैलेंस शीट पर? इस पर एफआईआई ब्रोकरेजेस क्या कह रही है? नियति हमारे साथ है ये बताने के लिए। नियति, सरकार तो क्लियरली एक विनर रही है इस पूरे ही स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, मगर टेलीकॉम कंपनियों को कितना फायदा होगा ये लंबी अवधि में देखने वाली बात होगी। मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है कल की डिटेल्स के बाद। जो 89% स्पेक्ट्रम सरकार ने ऑक्शन किया था उसमें आइडिया सेलुलर ने सबसे ज्यादा पेमेंट किया है और इसके बाद भारती एयरटेल ने हाईएस्ट अग्रेसिव बिडिंग की है। जो हाई प्राइसिंग है वो नियर टर्म में बैलेंस शीट पर एक प्रेशर डालती हुई नजर आ सकती है, मगर एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी ओवरहैंग था या अनसर्टेनिटी थी इसको लेकर के, ये अब हटती हुई नजर आएगी। और जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके जो ऑपरेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इनफैक्ट एक अग्रेसिव बिडिंग अच्छा है लंबी अवधि के लिए, ऐसा मानना है मैक्वायरी का। इन्वेस्टर फोकस अब वापस से आएगा कोर बिजनेस ड्राइवर्स के ऊपर, जिसमें डेटा पेनिट्रेशन और वॉइस टैरिफ इंप्रूवमेंट जो कि इनको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं उस पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। रिटेन कर रहे हैं अपना ओवरवेट का स्टैंड आइडिया सेलुलर और भारती एयरटेल पर। भारती का टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है, 8% बढ़ा के 460 तक का दे रहे हैं, 13% मगर आइडिया सेलुलर का यहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ा है। 215 तक के लक्ष्य आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आइडिया इनका पूरे सेक्टर में टॉप पिक है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की पॉजिटिव और नेगेटिव्स आप रिपोर्ट में अपनी हाईलाइट कर रहे हैं। जिस तरह से टॉप 3 टेलीकॉम्स ने फोकस किया 900, 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज पर, और रिलायंस जियो, टाटा टेली और रिलायंस कॉम ने 800 मेगाहर्ट्ज पर स्पेसिफाइड अपने ऑक्शन लगाए। की पॉजिटिव ये थे कि जो तीनों टॉप टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने अपनी स्पेक्ट्रम को स्ट्रेंथन किया है, जो होल्डिंग्स है उनको, और अब जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट होगा रिन्यू करने के लिए स्पेक्ट्रम, और साथ साथ में उनके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी बना दिया है। और जो तीनों ही जो भारती हो, वोडाफोन या फिर आइडिया हो, वो उन्होंने अपना 900 मेगाहर्ट्ज में अपना स्पेक्ट्रम वापस लिया। ये की पॉजिटिव है। की नेगेटिव है कि स्पेक्ट्रम पेमेंट इनके अनुमान से बहुत ज्यादा हाई था, बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिडिंग हुई है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। रिलायंस जियो ने हालांकि 900 और 2100 में कोई ज्यादा इनको थ्रेट नहीं था, मगर कंपनी ने अपने 800 और 1800 मेगाहर्ट्ज में भी इंप्रूवमेंट दिखाया, ये एक पॉजिटिव है। रिलायंस कॉम ने 7 में से 5 सर्कल 900 मेगाहर्ट्ज में खो दिए हैं। भारती का स्टॉक क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में 15% का एक उछाल दिखा चुका है और लार्जली पॉजिटिव्स इनके लिए फैक्टर इन है, इससे ये अंडर परफॉर्म का रेटिंग भारती एयरटेल पे अभी भी मेंटेन करके रख रहे हैं। मगर टॉप प्रेफर्ड पिक इनका भारती इंफ्राटेल है, जिनको नेटवर्क रीअलाइनमेंट और 800 मेगाहर्ट्ज के रोल आउट का सबसे ज्यादा फायदा होता हुए नजर आएगा। चलो, तो ये फिलहाल कंपनियां हैं और आज देखेंगे कैसा रिएक्शन भी आएगा इन कंपनियों में। लेकिन बाजार में जो भारी भरकम गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली थी, इस पर आई कैन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी का कहना है कि बाजार में करेक्शन एक्सपायरी की वजह से नहीं आया है। उनका मानना है कि निकट भविष्य में बाजार में तेजी की संभावना अब कम ही है। ये जो करेक्शन आया है, ये मैं सिर्फ एक एक्सपायरी का करेक्शन नहीं मानूंगा इसे। एक्सपायरी कुड बी एन इवेंट फॉर इट टू हैव ट्रिगर्ड, तो लोगों को लगे कि कल सुबह वापस बाजार 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा और सब ठीक हो जाएगा, मुश्किल लगता है। क्योंकि अब जो करेक्शन आ रहा है, और आप देखिए कि पिछले 3 महीने के अंदर फॉरेनर्स का $6 बिलियन आया एज कम्पेयर टू $16 बिलियन लास्ट ईयर। तो $6 बिलियन इज अ वेरी लार्ज पूल ऑफ मनी विच यू ऑलरेडी गॉट। डिस्पाइट गेटिंग दैट मनी, इफ आवर मार्केट्स आर शोइंग दिस काइंड्स ऑफ साइन टुडे, आगे लगता नहीं मुझे अगले 3 महीने के अंदर $6 बिलियन और आने वाला है। और लोकल पार्टिसिपेशन तो अब मेरे हिसाब से बिल्कुल और भी कम होता जा रहा है और भी कम होगा।
हालांकि कावी के फनी शेखर का कहना है कि बाजार में गिरावट एक खरीदारी का मौका जरूर है। देखिए, प्रमुख रूप से जिस प्रकार के टेंशन्स यमन में निकल के आए हैं, उससे कहीं न कहीं बाजार को इस बात की चिंता है कि अगर वहां पर टेंशन्स ज्यादा बढ़ती हैं तो कच्चे तेल के भाव में इजाफा होगा, और उसके साथ साथ जो है चूंकि इस समय ग्लोबली जो है FIIs नर्वस चल रहे हैं, FOMC कहीं रेट न बढ़ा दे, और जिस प्रकार की एनीमिक रिकवरी हमने यूरोप में देखी उसको लेकर के, तो चूंकि माहौल FIIs के बीच में ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है, और साथ में ऐसा कुछ होता है जहां की कमोडिटीज के भाव ऊपर जाते हैं, टेंशन्स बढ़ती हैं, तो ये भी हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट से एक बार FIIs जो है खासकर उन इमर्जिंग मार्केट्स में जहां वो अच्छी खासी मुनाफे पे बैठे हुए हैं वहां से निकल जाएं। अगर आपके हाथ में मुनाफा है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर ले, लेकिन बाजार धीरे धीरे करके आपको मौका जरूर देगा पैसे लगाने का, बस हिम्मत करना है आपको। 8450 पर इस समय SGX निफ्टी कर रहा है कारोबार, 11.5 अंकों की गिरावट। देखेंगे प्री ओपन सेशन की शुरुआत कैसी रहती है, और नजर रहेगी आज करेंसी मार्केट के एक्शन पर भी, जहां पर कल 35 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया का क्लोज हुआ। आज कैसी शुरुआत होती है उस पर भी हम ध्यान देंगे। पहला सौदा में आज